नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 7 सोच अपनी अपनी। तो बच्चों, आज हम अपने अपने विचार के बारे में देखेंगे। बच्चों, इकाई है 7 सोच अपनी अपनी। तो सोच अपनी अपनी यानी कि अपने विचार, अपने अपने सोच दिखाने की यहाँ पर बात की गई है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। तो बच्चों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। तो बच्चों, वाद विवाद उसे कहते हैं जैसे कि किसी एक विषय पर आपको बात करनी है, तर्क वितर्क करनी है, तो उसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क वितर्क के साथ हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं, वो वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। तो बच्चों, वाद विवाद क्या है? तो मौखिक और भावाभिव्यक्ति का अत्यंत यानी कि हमारे भाव लागणी की अत्यंत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। तो बच्चों, वाद विवाद करने के लिए हमें किसी एक विषय को निर्धारित करना पड़ता है यानी कि पसंद करना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, हम भी कभी कभी हमारे स्कूल में कार्यक्रम रखते हैं। तो इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में और दूसरा विद्यार्थी यानी कि वक्ता विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं, रजू करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। तो एक वक्ता अपने पक्ष में और दूसरा वक्ता विपक्ष में अपना विचार तर्क वितर्क रजू करता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात रजू करने के लिए तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों, दोनों चित्रों को हमें ध्यान से देखना है कि इस चित्र में कौन सी घटनाएं हमें घटित होती हुई दिखाई दे रही है। और बच्चों, चित्रों को देखकर उनके बाद चित्रों के नीचे यहाँ पर दिए गए जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना भी है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रथम चित्र है जिसमें हमें गांव का चित्र दिखाई देता है और दूसरा चित्र जो है वो नगर का चित्र है। तो बच्चों, यहाँ पर दिए गए जो चित्र है
वो इसलिए दिए गए हैं कि आप क्लास में वाद विवाद कर सके और वाद विवाद का सही तरीका क्या होता है उनके बारे में आपको भी अच्छी तरह समझ आ सके। तो बच्चों, यहाँ पर है गांव का चित्र और यहाँ पर है नगर का चित्र। यहाँ पर जो गांव का चित्र है वो पहाड़ी इलाके का है और नदी की किनारे एक कुम्हार मिट्टी बना रहा है। यहाँ पर कच्चे घर है, लोग नदी में स्नान कर रहा है और गांव का वातावरण एकदम शांत होता है और ठंडे ठंडे पवन भी आते हैं। और बच्चों, यहाँ पर है नगर का चित्र जिसमें हमें बड़े बड़े इमारतें यानी कि बड़े बड़े मकान नज़र के सामने दिखाई देते हैं और यहाँ पर पक्के सड़क है और यहाँ पर सड़क के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है। यहाँ पर दो लोग आधुनिक वेशभूषा में खड़े हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रथम प्रश्न है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो बच्चों, चित्रों को आपको देखकर अवलोकन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोनों चित्रों में हमें क्या अंतर दिखाई देता है कि यहाँ पर गांव का चित्र है और दूसरा चित्र जो है वो नगर का चित्र है। गांव के चित्र में हमें नदी दिखाई देती है, उसके घाटों पर कुछ लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कुछ लोग पानी भर के अपने घर की ओर जा रहे हैं। गांव के यहाँ पर कच्चे घर है, लोग मामूली सादे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव के अंदर बड़ी शांति का वातावरण होता है। और नगर के चित्र में क्या है, तो यहाँ पर पक्के सड़क है और गांव में बड़ी बड़ी इमारतें यानी कि पक्के मकान है। सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर यानी कि बहुत घोंघाट होता है और यहाँ पर आधुनिक वेशभूषा में दो लोग खड़े हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको उत्तर लिखना है। दूसरा है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। तो बच्चों, गांव तथा नगर के जीवन में आपको क्या अंतर लगता है, क्या फ़र्क है, उनके बारे में आपको बच्चों सोचना है और आपको खुद उत्तर लिखना है। तीसरा है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो बच्चों, तालाब का जो जल है, पानी है, वो पीने के लिए योग्य है या नहीं, नहीं तो क्यों। तो बच्चों, आप सभी ने तालाब तो देखी ही होगी कि तालाब कैसी होती है, तो चारों ओर बंद होता है और उसमें चारों ओर से बाहर की धूल और मिट्टी भी गिरती है। पेड़ों के पत्ते भी तालाब में गिरकर सड़ते रहते हैं और लोग तालाब के किनारे कपड़े भी धोते हैं और जानवरों को भी नहलाते हैं। और यह सारी गंदगी जो है वो जल को दूषित कर देती है और दूषित जल पीने से अमुक बीमारियां, हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको उत्तर लिखना है। बच्चों,
और यहाँ पर दूसरा है, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, नीचे हमें यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं, उनके आधार पर हमें विज्ञान के बारे में बातचीत करना है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान यानी कि आशीर्वाद रूप है या अभिशाप यानी कि हमारे लिए श्राप रूप है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो बच्चों, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है और दूसरी उसकी बुराइयाँ हमें दिखाई जाती है। तो बच्चों, विज्ञान को भी हम इस कसौटी पर देखें तो सबसे पहले उसके यानी कि विज्ञान के अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान के द्वारा हमें बिजली की खोज और विज्ञान की खोज करके मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, गिफ्ट तथा बिजली के चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान के उद्भव से ही हमें मिली है और वो हमारी एक देन यानी कि विज्ञान की अद्भुत भेंट है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ भी हमें विज्ञान ने ही दी है। टेलीफोन और मोबाइल भी हमें विज्ञान से ही मिले हैं। फिल्म और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है और कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की आधुनिकता को ही बदल दिया है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि जो वाहन है वो भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। तो बच्चों, विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण ही मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे धरती पर विज्ञान के कारण ही मानव जाति का आज का जो जीवन है वो जीवन बदल गया है। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्न से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं आज मिली है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, उनके बारे में हमें लिखना है। बच्चों, उसके बाद है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो बच्चों, कलम यानी कि बॉल पेन। तो बच्चों, कलम हमें लिखने के लिए काम आती है। तो कलम जो है वो लिखने का काम करती है और जो तलवार है वो तलवार हमें युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है और तलवार के साथ हमारी शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। कलम जो है वो हमें आनंद देती है और कलम से हमें कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि हम लिख सकते हैं और तलवार गले काटती है और खून बहाती है। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया, क्योंकि गांधी जी ने उनके जीवन की घटित घटनाएं कलम से लिखी हुई थी और उनकी आत्मकथा को पढ़कर लोगों को उन्हें अच्छा बना दिया। इसी प्रकार बच्चों, आपके माध्यम से कलम या तलवार शक्तिशाली है
उनके बारे में आपका विचार कारण सहित आपको रजू करना है। उनके बाद है बच्चों, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों, बहुत दूर जन्मों ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो यहाँ पर हमें एक धरती जैसा ग्रह का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे प्रश्नों दिए हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो घटना घटी हुई है, इन घटना 5 अक्टूबर 2007 की घटना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो घटना दी है, इन घटना को हमें पढ़ना है और नीचे जो प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, उन प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। बच्चों, यहाँ पर है स्वाध्याय, जिसका पहला प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कौंस में हमें उपसर्ग दिए हुए हैं, तो शब्दों के आगे हमें उपसर्ग लगाकर शब्द लिखना है। तो बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो कि किसी शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उन शब्दों में हम विशेषता ला सकते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं बच्चों, भिन्न। यहाँ पर भिन्न शब्द दिए हुए हैं, तो उनके आगे हमें उपसर्ग लगाना है। तो है उपसर्ग है वि, तो भिन्न का होगा विभिन्न। उसके बाद शब्द है देश, तो देश के आगे हमें उपसर्ग लगाना है, तो आएगा देश के विदेश। उनके बाद है पक्का, तो उपसर्ग लगाएंगे हम अध, तो अध पक्का। उनके बाद है गम, तो गम के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे दूर, यानी कि गम का होगा दुर्गम। उनके बाद है योग, योग का हम उपसर्ग लगाएंगे प्र और शब्द होगा प्रयोग। उनके बाद जीव, तो जीव के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे नी, એટલે शब्द होगा निर्जीव। उनके बाद है बल, तो हम उपसर्ग लगाएंगे नी, तो शब्द होगा निर्बल। उनके बाद समझ, तो उनका होगा गैर समझ। उनके बाद सुविधा, तो उपसर्ग लगाएंगे अ और शब्द बनेंगे असुविधा। वांछित का अ लगाकर शब्द बनेगा अवांछित। उनके बाद है प्रश्न 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रत्यय दिए हुए हैं, तो प्रत्यय लगाकर हमें शब्द पुनः लिखना है। तो प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो शब्दों के अंत में शब्दों को जोड़कर हम शब्दों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्रथम शब्द यहाँ पर हमें उदाहरण दिए हैं, नियत प्लस इत बराबर नियमित। तो इसी प्रकार यहाँ पर शब्द है विदेश, तो यहाँ पर होगा विदेशी। बाद में है प्रकृति, प्रकृति का प्राकृतिक। उनके बाद है पुत्र, पुत्र का पुत्री, पुत्र प्लस ई बराबर पुत्री। उनके बाद है लापरवाह, तो लापरवाही। बाद में चंचल, तो चंचलता। यंत्र, यांत्रिक। मानव, मानवता। हंस यानी कि हंसी। उनके बाद है प्रश्न 3, चित्रों के आधार पर काव्य की रचना
कीजिए। तो यहाँ पर हमें चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों के आधार पर हमें काव्य की रचना करनी है, काव्य बनाना है। तो हम बनाएंगे, खड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है। इसी प्रकार आपको बच्चों यहाँ पर चित्रों के आधार पर काव्य रचना करनी है। तो बच्चों आपको प्रश्नों 1, प्रश्नों 2 और प्रश्नों 3 पाठ्यपुस्तक और नोटबुक दोनों में लिखना। बच्चों पेज नंबर 48 पर है प्रश्नों 4। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમે દેશની પ્રગતિ માટે, ઉન્નતિ માટે, દેશના વિકાસ માટે શું કરી શકો, શું બની શકો, એક ખેડૂત કે પછી સૈનિક, એના વિશે તમારે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। તો સૌપ્રથમ પત્ર લખતી વખતે બાળકો તમારે જમણી બાજુ તમારો પોતાનો એડ્રેસ લખવાનો છે। અને અહીં મેં મારો એડ્રેસ લખેલો છે બચ્ચો, તો તમારે તમારો પોતાનો એડ્રેસ અહીં લખવાનો રહેશે। અને જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એડ્રેસ આપવામાં આવેલો હોય ત્યારે જે એડ્રેસ આપવામાં આવેલો હોય એ જ એડ્રેસ તમારે લખવાનો। પરંતુ એડ્રેસ જો આપવામાં ન આવે તો તમારે જાતે એડ્રેસ લખવાનો રહેશે। તો અહીં આપણને એડ્રેસ આપવામાં આવ્યો નથી, એટલે અહીં મેં મારો પોતાનો એડ્રેસ લખેલો છે। અને ત્યારબાદ ડાબી બાજુ મેં પ્રિય મિત્ર અસ્મિતા, એટલે મેં મારા જે પ્રિય મિત્ર છે અસ્મિતા, એને મેં પત્ર લખેલો છે। અને ત્યાર પછી આપણે એક લીટી છોડીને અહીંથી પત્ર લખવાનો શરૂઆત કરવાની છે। અને પત્ર લખાઈ ગયા પછી નીચે પ્રિય મિત્ર સુલક્ષણા, એવી રીતે લખીને પત્ર પૂર્ણ કરવાનો રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્નો 1, 2 અને 3 અને પ્રશ્નો 4 નોટબુકની અંદર અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ લખવાના રહેશે। ઓકે, ધન્યવાદ।